ब्रह्मांड ही सब कुछ है, जिसमें टाइम, स्पेस और मैटर सब शामिल हैं। हमारी पृथ्वी इस यूनिवर्स में एक छोटे से धूल के कण की तरह है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में प्रेजेंट 200 अरब तारों में से एक का चक्कर लगा रही है। यह विशाल स्ट्रक्चर 90 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी में फैली आकाश गंगाओं के महासागर में एक बूंद जैसी है। ये है पृथ्वी, हमारा घर, सुख सुविधाओं से भरपूर एक आरामदायक ग्रह। एक बार डेली के कामों को छोड़कर आसमान की ओर देखिए, क्या नजर आता है? आसमान में फैली विशाल काली चादर में टिमटिमाते हुए तारे कितने सुंदर लगते हैं। रात में हम जिन तारों को देख पाते हैं, वे सब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से हिस्से के तारे हैं। हमारी गैलेक्सी में हम यहाँ रहते हैं और रात के समय हमें केवल इस छोटे से एरिया के तारे ही दिखाई देते हैं। कितनी विशाल है हमारी गैलेक्सी। लेकिन क्या ब्रह्मांड के विशालता के मुकाबले हमारी गैलेक्सी का कोई महत्व है? हेलो दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपका स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में, जहां हम ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक की यात्रा करेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह यात्रा बहुत ही रोमांचक और जोखिम भरी होने वाली है। तो चलिए पृथ्वी की सतह से उड़ान भरते हैं और ब्रह्मांड के आखिरी किनारे की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते हैं, वैसे वैसे हमें पृथ्वी नीले गोले की तरह नजर आने लगती है। यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे इंसानों ने अंतरिक्ष में बनाया है। यह 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर स्थित है, और ये 24 घंटे में लगभग 16 बार पृथ्वी के चक्कर लगाता है। जैसे ही हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से और ऊंचाई पर जाते हैं, हमें इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ और वस्तुएं दिखाई देती हैं। सैटेलाइट्स। स्पेस में इंसानों द्वारा भेजी गई हजारों सैटेलाइट्स पृथ्वी का चक्कर लगा रही हैं। इन्हें देखने पर ऐसा लगता है मानो पृथ्वी को सैटेलाइट्स के एक जाल ने पूरी तरह घेर रखा हो। चलिए और ऊपर चलते हैं। इस ऊंचाई से पृथ्वी का नजारा तो देखें, कितना सुंदर लग रहा है हमारा यह नीला ग्रह। अब हम चांद के पास आ पहुंचे हैं, अपने घर से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर। हमसे पहले यहाँ 12 अंतरिक्ष यात्री आ चुके हैं, जिनमें नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी सतह पर कदम रखा था। उनके पैरों के निशान आज भी चांद की सतह पर देखे जा सकते हैं। चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए ये निशान सदियों तक ऐसे ही बने रहेंगे। चांद से हमारा ग्रह ऐसा दिखता है जैसे अंतरिक्ष में एक ब्लू मार्बल रखा हो। चांद की सतह एक बैटलफील्ड की तरह लगती है, जिसने पिछले अरबों वर्षों से एस्टेरॉयड और कॉमेट की मार को सहा है। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है जो एस्टेरॉयड या कॉमेट को अंतरिक्ष में ही जला दे। सौभाग्य से हमारी पृथ्वी का वायुमंडल हमें अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से सुरक्षित रखता है। अब चलिए अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग लगाते हैं। यह है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह वीनस। इसे पृथ्वी की छोटी बहन कहा जाता है, क्योंकि यह भी एक चट्टानी ग्रह है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगभग पृथ्वी के बराबर है। लेकिन यह ग्रह एक नरक के समान है, क्योंकि यहाँ होती है भयानक बारिश, पानी की नहीं बल्कि एसिड की। इसके वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। हमारे सोलर सिस्टम में शुक्र ही ऐसा ग्रह है जिस पर सबसे अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। सूर्य की गर्मी इस पर पहुंचती तो है, लेकिन वापस नहीं जा पाती, जिससे गर्मी इसके वायुमंडल में फंसी रहती है। यही वजह है कि वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका तापमान 460 डिग्री सेल्सियस है। इसकी सतह पर कई ज्वालामुखी हैं, जो इसे और भी खतरनाक बनाते हैं। इस ग्रह पर जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ये है सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह मर्क्यूरी। इस ग्रह की सतह हमारे चंद्रमा जैसी दिखती है, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं। इस ग्रह के दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर है। रात के समय इसका तापमान -170 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि दिन में यह 400 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा सोलर सिस्टम का किंग सूर्य। यही अपनी ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है। अगर ये न होता तो हम भी न होते। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित यह तारा इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। सूर्य इतना भारी है कि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पूरे सौर मंडल को नियंत्रित करती है। इससे निकलने वाली लपटें इतनी विशाल होती हैं कि सूर्य की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर तक जाती हैं। चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यह है पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह मंगल। इसकी सतह लाल है, इस कारण से इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है।
वैज्ञानिक मंगल ग्रह के बारे में जानने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि मंगल ग्रह हमारा अतीत हो सकता है। उनका मानना है कि कभी इस ग्रह पर जीवन पनपा होगा। मंगल की सतह पर कभी नदियां बहती थीं और इसका अपना एक वायुमंडल था, लेकिन आज यह ग्रह सूना और बंजर पड़ा है। वर्तमान में वैज्ञानिक मंगल पर माइक्रोबियल लाइफ जैसे बैक्टीरिया आदि खोजने में लगे हुए हैं और भविष्य में इस ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने की योजना बना रहे हैं। अगर हम मंगल पर आए हैं तो हम इसे कैसे भूल सकते हैं। ये है ओलंपस मोन्स, एक प्राचीन ज्वालामुखी। मंगल की सतह पर स्थित यह पहाड़ पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है और यह हमारे सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी है। अगर मंगल की सतह से हम अपने ग्रह पृथ्वी को देखें तो यह कुछ इस तरह नजर आता है। अब हमारी आगे की यात्रा थोड़ी डरावनी होने वाली है, क्योंकि अब हम एस्टेरॉयड बेल्ट में एंटर कर रहे हैं, जो मार्स और जुपिटर के बीच स्थित है। यहाँ विशाल चट्टानें सूर्य की परिक्रमा कर रही हैं। इस एस्टेरॉयड बेल्ट में इतनी बड़ी चट्टानें हैं कि अगर ये सब आपस में मिल जाएं तो एक बड़े ग्रह का निर्माण कर सकती हैं। इस बेल्ट में इतने बड़े एस्टेरॉयड हैं कि उन पर एक बड़ा शहर बसाया जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 4.5 अरब साल पहले जब हमारे सोलर सिस्टम में ग्रह बने, तब एस्टेरॉयड बेल्ट में यह मलबा ज्यों का त्यों रह गया। इस मलबे से एक ग्रह बन सकता था, लेकिन एक बड़ी शक्ति ने इसे ग्रह नहीं बनने दिया और वह शक्ति थी जुपिटर की। जुपिटर की हाई ग्रेविटी ने एस्टेरॉयड बेल्ट के मलबे को एक ग्रह में बदलने से रोक दिया। जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके कई चंद्रमा हैं। ये इतना विशाल है कि सौर मंडल के अन्य सभी ग्रह मिलकर भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये है जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट, जो एक विशाल तूफान है जो सदियों से जुपिटर की सतह पर चल रहा है। यह रेड स्पॉट इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। जुपिटर एक गैसीय ग्रह है जिसकी सतह पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है। अगर आप जुपिटर की सतह पर उतरने की कोशिश करें तो आप इसकी सतह पर खड़े नहीं हो सकेंगे, बल्कि सीधे इसके अंदर चले जाएंगे। जुपिटर जितना हिंसक और विनाशकारी है, उसके चंद्रमा जीवन के पनपने के लिए उतने ही आइडियल साबित हो सकते हैं। जुपिटर के दर्जनों चंद्रमाओं में से एक है यूरोपा, जो पूरी तरह बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोपा की सतह पर जमी हुई बर्फ के नीचे पानी तरल रूप में मौजूद है, जो जीवन के होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। हमारे सोलर सिस्टम में यूरोपा को जीवन के लिए सबसे संभावित स्थानों में से एक माना जाता है। हमारा अगला ग्रह है सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह सैटर्न। सैटर्न ग्रह की रिंग इसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा देती है। ये रिंग इसकी सतह से लाखों किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। सैटर्न को अपने सौर मंडल का ताज माना जाता है। इसके कई चंद्रमाओं में से एक है टाइटन। टाइटन का अपना एक वायुमंडल है जिसमें हवा, बारिश और ऋतुओं का बदलाव होता है। इस पर नदियां और सागर मौजूद हैं, लेकिन ये नदियां और सागर पानी के नहीं बल्कि लिक्विड नेचुरल गैस के हैं। अगर हम किसी तरह इस नेचुरल गैस को पृथ्वी पर ला पाएं तो यह इतनी अधिक है कि हजारों सालों तक हमारे शहरों को रोशन कर सकती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अरबों साल बाद जब सूर्य गर्म होकर एक रेड जाइंट बन जाएगा, तब टाइटन सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में आ जाएगा। उस समय टाइटन पर पृथ्वी जैसी परिस्थितियां मौजूद होंगी, इसलिए वैज्ञानिक टाइटन को भविष्य की पृथ्वी मानते हैं। अब हम अपने घर से इतने दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारी पृथ्वी एक बिंदु की तरह दिखाई देती है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की गहराई में और आगे बढ़ते जाएंगे, पृथ्वी हमारी आंखों से ओझल होती जाएगी। हमारा अगला पड़ाव है यूरेनस। प्राचीन समय में जब तक टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक यूरेनस और नेपच्यून के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून। हालांकि नेपच्यून के बाद भी हमारा सौर मंडल समाप्त नहीं होता। सौर मंडल की गहराई में जाने पर हमें कुइपर बेल्ट मिलता है। यह बेल्ट पिछले एस्ट्रॉयड बेल्ट से 20 गुना चौड़ी और 200 गुना अधिक फैली हुई है। इस बेल्ट में प्लूटो भी शामिल है, जिसे प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा दिया गया था। कुइपर बेल्ट में एस्ट्रॉयड बेल्ट से भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जिनकी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उनके चंद्रमा भी होते हैं। इस बेल्ट को पार करके हम हमारी पृथ्वी से लगभग 13 बिलियन किलोमीटर दूर पहुंचते हैं, जहां सबसे दूर स्थित ऑब्जेक्ट सैडना है। सैडना एक बौना ग्रह है जो सूर्य से बहुत दूर स्थित है और उसकी परिक्रमा करता है। इसकी खोज 2003 में हुई थी और यह सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 10,000 साल लगाता है। चलिए अब अपने सोलर सिस्टम से बाहर चलते हैं। अब हम इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं। ये देखिए अंतरिक्ष की गहराई में यह क्या ट्रैवल कर रहा है। ओह,
ये तो वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट है। यही तो इकलौता स्पेसक्राफ्ट है जो इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे दूर मौजूद चीज है। यह पृथ्वी से 19 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। इस स्पेसक्राफ्ट ने स्पेस की कई मिस्ट्रीज को सॉल्व किया है। यह बंदूक से निकली गोली से भी 20 गुना तेज स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। आइए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम अपने सोलर सिस्टम की हदों से इतने दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारा सूर्य एक आम तारे की तरह दिखाई देता है, लेकिन इतनी दूरी के बावजूद उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को अभी भी महसूस किया जा सकता है, क्योंकि अरबों की संख्या में यहाँ पर कॉमेट्स देखे जा सकते हैं जो सूर्य की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। इन कॉमेट्स में इतना अधिक पानी होता है कि अगर वे सब इकट्ठे हो जाएं तो ये पृथ्वी से भी बड़े और गहरे समुद्रों को भर सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर अधिकांश पानी कॉमेट्स के माध्यम से ही आया है। पैंसपर्मिया थ्योरी के अनुसार पृथ्वी पर जीवन कॉमेट्स के माध्यम से आया था। अंतरिक्ष में तैर रही इन छोटी छोटी बर्फीली चट्टानों में सूक्ष्म जीवन बैक्टीरिया के रूप में मौजूद हो सकता है। कॉमेट का एक विशाल बादल हमारे सौरमंडल को घेरे हुए है, जिसे ऑर्ट क्लाउड बोला जाता है। यह माना जाता है कि ऑर्ट क्लाउड हमारे सौरमंडल की गुरुत्वाकर्षण की अंतिम सीमाओं पर स्थित है। इसके बाद सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे सूर्य का खिंचाव बहुत कम रह जाता है। अब यहाँ से आगे की यात्रा अनजाने और रहस्यमयी अंतरिक्ष में होगी, जहाँ घना अंधकार है। यहाँ इतना अंधेरा है कि हम अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख पाएंगे। यहाँ देखने के लिए हमें इंफ्रारेड विजन की जरूरत पड़ेगी। अब हम अपनी पृथ्वी से बहुत दूर आ चुके हैं, लेकिन ब्रह्मांड के सापेक्ष में ये हमारा एक मामूली सा कदम है। यहाँ से हमें चारों ओर अरबों तारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब हम सबसे नजदीकी तारामंडल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है हमारा पड़ोसी सोलर सिस्टम, जो इतना दूर है कि हमारे सूर्य के प्रकाश को इस तारामंडल तक पहुंचने में लगभग 4 से 5 साल लगते हैं। इस तारामंडल का नाम है अल्फा सेंटरी। इस तारामंडल में 3 तारे हैं। अल्फा सेंटरी ए और बी एक बाइनरी स्टार सिस्टम में जुड़े हुए हैं। इस तारामंडल में प्रोक्सिमा सेंटरी बी नामक एक ग्रह है जो गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है, यानी ऐसी जगह जहां तापमान जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। यहाँ एलियन लाइफ होने की संभावना जताई जाती है। अब आइए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पृथ्वी से हम 10 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं और हमारे सामने एक नवजात तारा है जिसने अभी अभी अपने जीवन की शुरुआत की है। इस तारामंडल में ग्रहों का जन्म अब भी बाकी है। हो सकता है कि यहाँ किसी दिन एक ऐसा ग्रह बने जो हमारी पृथ्वी की तरह जीवन को सहारा दे सके, लेकिन इसमें अरबों साल लगेंगे। अब हम पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं। यहाँ हम एक ऐसे तारामंडल से होकर गुजर रहे हैं जिसका जन्म हमारे सोलर सिस्टम के साथ ही हुआ था। इस तारे का नाम है ग्लीज 581 और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके चारों ओर एक ऐसा ग्रह परिक्रमा कर रहा है जो हमारी पृथ्वी से काफी मेल खाता है। इस ग्रह पर एलियन सभ्यता होने की प्रबल संभावना जताई जाती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों तारे हैं जिनकी यात्रा करना तो दूर, उन्हें पूरे जीवन काल में गिनना भी संभव नहीं है। अब आइए अपनी यात्रा को मिल्की वे गैलेक्सी से आगे बढ़ाते हैं। यह है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जो अरबों तारों का घर है, जिनमें हमारा सूर्य भी शामिल है। यह गैलेक्सी इतनी विशाल है कि अगर इसके एक छोर से प्रकाश यात्रा करे तो उसे दूसरे छोर तक पहुंचने में 1,05,700 सालों का समय लगेगा। ब्रह्मांड में ऐसी कई विशालकाय गैलेक्सियां मौजूद हैं जो हमारी मिल्की वे से कई गुना बड़ी हैं। चलिए अब हम अपने सोलर सिस्टम और गैलेक्सी को पीछे छोड़ते हुए इंटरगैलेक्टिक स्पेस में प्रवेश करते हैं। यहाँ से हमें अरबों गैलेक्सियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये सभी गैलेक्सियां झुंड में हैं और यह है हमारी गैलेक्सियों का झुंड, जिसमें मिल्की वे और अन्य पड़ोसी गैलेक्सियां शामिल हैं। इस समूह को लोकल ग्रुप कहा जाता है। गैलेक्सियों का यह लोकल ग्रुप लगभग 10 मिलियन प्रकाश वर्ष के दायरे में फैला हुआ है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमें अन्य गैलेक्सियों के लोकल ग्रुप दिखाई देते हैं। गैलेक्सियों के कई लोकल ग्रुप्स मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। अभी हमारे सामने जो सुपर क्लस्टर मौजूद है वह है वर्गो सुपर क्लस्टर। इसी वर्गो सुपर क्लस्टर में हमारी गैलेक्सियों का लोकल ग्रुप भी शामिल है। अब हम अपने घर से इतने दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमें अपने सूर्य की तो बात छोड़िए, हमारी गैलेक्सी भी दिखाई नहीं देती। हमारी गैलेक्सी का लोकल ग्रुप ही अब एक छोटे से धब्बे जैसा प्रतीत हो रहा है। कितना विशाल है ना वर्गो सुपर क्लस्टर। इस वर्गो सुपर क्लस्टर में 100 से ज्यादा गैलेक्सियों के लोकल ग्रुप शामिल हैं और ये 110 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। अरे ये क्या,
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमें अनगिनत वर्गों, सुपर क्लस्टर्स जैसे और भी सुपर क्लस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। इस सुपर क्लस्टर के समूह को लैनिया के सुपर क्लस्टर नाम दिया गया है और हमारा वर्गो सुपर क्लस्टर इसमें एक छोटे से डॉट की तरह दिखता है। यह लैनिया के सुपर क्लस्टर 520 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, जिसमें लाखों सुपर क्लस्टर्स मौजूद हैं। चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लैनिया के सुपर क्लस्टर भी छोटा होता जा रहा है। इतनी दूर से देखने पर लैनिया के सुपर क्लस्टर भी एक छोटे से डॉट की तरह दिखाई दे रहा है। अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। यह है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसमें हमारा लैनिया के सुपर क्लस्टर एक छोटे से डॉट की तरह मौजूद है। लेकिन क्या यही हमारी यात्रा खत्म हो जाती है? क्या ब्रह्मांड सिर्फ इतना ही बड़ा है? जैसा कि मैंने अभी बताया, यह है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी ज्ञात ब्रह्मांड। हम ब्रह्मांड के बारे में जितना जानते हैं वह केवल इस ज्ञात हिस्से तक ही सीमित है। हो सकता है कि ब्रह्मांड का विस्तार आगे भी हो और वह अनंत तक फैला हो, लेकिन वहां से हम तक कोई प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा हो, जिससे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर का कुछ भी देख नहीं सकते। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि हमारे यूनिवर्स जैसे असंख्य यूनिवर्स और भी हो सकते हैं, जिनमें हमारा यह ब्रह्मांड एक विशाल सागर में एक छोटी सी बूंद के समान हो। मल्टीवर्स यानी एक से ज्यादा ब्रह्मांडों का अस्तित्व है कि नहीं, यह कोई नहीं जानता और न ही हमारे पास इसके कोई सबूत हैं। लेकिन यह तो तय है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही ब्रह्मांड का अंत नहीं हो सकता। इसके बाहर भी कुछ न कुछ मौजूद है जिसका हमें कोई भी ज्ञान नहीं। तो दोस्तों, आपकी ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक की यात्रा कैसी रही? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।